औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंदराज मुकदमा FIR के डिफरेंट जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एविडेंशरी वैल्यू के एतबार से आस्पेक्ट्स हैं, उस पर आज सुबह हमने कुछ गपशप लगाई। तो मैंने कहा कि तमाम दोस्तों के साथ इस बात को शेयर कर देना चाहिए। सबसे पहली बात तो जहन में रखिएगा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसका रेलिवेंट लॉ सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1989 और आर्टिकल 155 पुलिस आर्डर 2002 जो है वो डील करता है। किसी भी काबिले दस्तंदाजी पुलिस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर जो भी मुतलका थाने का इंचार्ज है, SHO है, उस पर कानूनी फ़र्ज़ है, ड्यूटी बाउंड है, वो लीगल ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर कि वो अंडर सेक्शन 154 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1989 कॉग्निजेबल ऑफेंस की बाबत FIR लाजमी दर्ज करता है। अब SHO की जो लीगल ऑब्लिगेशन है, जो ड्यूटी है, उस हवाले से 1993 SCMR पेज 550 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट करता है। बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं कि FIR का अंदराज फौरी होना चाहिए और बाज़ सूरत हाल में मशकूक जानकर गिरफ्तारी मुल्ज़मान उस वक्त तक मौखर कर देनी चाहिए ता वक्त तफ्तीश के ज़रिए मुस्तगीस मुकदमा का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित न हो जाए। FIR लाजमी है। अगर FIR की स्टोरी मशकूक नज़र आती है तो फिर गिरफ्तारी को मौखर किया जा सकता है ताकि इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत हैं वो सामने आ जाएं, और उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जब तक कि तफ्तीश के ज़रिए नामज़द या मशकूक जो भी अफराद हैं उनकी जो एक्चुअल सूरत हाल है वो वाज़े ना हो जाए या उस केस में मुल्ज़मान का मुलव्वस होना साबित ना हो जाए। इस हवाले से PLD 2005 लाहौर हाई कोर्ट पेज 470, PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 539 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट करती है। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं FIR और इन्वेस्टिगेशन की। एक पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है, यानी पुलिस ऑफिसर से मुराद SHO, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में लाजमी सबसे पहले मुकदमा दर्ज करेगा, हत्ता कि वो ये भी समझ रहा हो कि मुस्तगीस का जो मौक़िफ़ है वो झूठा है, सच्चा या झूठा होना उसके मौक़िफ़ का ये साबित होगा। ये सामने बात आएगी इन्वेस्टिगेशन में। इस हवाले से PLJ 1975 CRC पेज 368 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है और PLD 1975 लाहौर हाई कोर्ट पेज 733 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट करती है। चूंकि FIR का दर्ज ना होने की सूरत में मुस्तगीस के पास डायरेक्ट कंप्लेंट की दादरसी मौजूद होती है, इसलिए FIR के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो रिट में ऑर्डर नहीं भी कर सकती है। यानी बाज़ औक़ात मुकदमा सच्चा भी होता है, FIR नहीं हो रही होती है, SHO जो है वो ये बात समझ रहा होता है कि शायद ये मामला इनका आपस में सिविल नेचर का है या इनका आपस में कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है
अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेकआउट हो रहा है, FIR नहीं दर्ज हो रही है, तो फिर आपको पता है कि 22A(b) के तहत जो है वो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाया जाता है। फिर बाज़ औक़ात लोग जो हैं उस आर्डर के ख़िलाफ़ भी कि FIR जस्टिस ऑफ पीस ने भी नहीं जो है वो करवाई है, तो फिर डायरेक्टली हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो हाई कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है वो उस वक्त फ़ाल होगी जब कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं होगी, और डायरेक्ट कंप्लेंट एक अल्टरनेट रेमेडी है। इस वजह से डायरेक्ट आर्डर जो है वो हाई कोर्ट नहीं भी कर सकती है। ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जो कि PLJ 1977 लाहौर हाई कोर्ट पेज 175 में इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद FIR के इंदराज के हवाले से एक जो मजिस्ट्रेट है, इलाका मजिस्ट्रेट, उसका क्या इख्तियार है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब मजिस्ट्रेट इस्तगासा में ना मुस्तगीस और ना ही उसके गवाहान की गवाही को दर्ज करे और कॉग्निजेंस ना लेने की सूरत में पुलिस को वो आर्डर कर सकता है कि चूंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसलिए वो उस मुकदमे की FIR दर्ज करें और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। यानी एक मजिस्ट्रेट के पास भी 163 CRPC के तहत इख्तियार होता है कि वो बाकायदा तौर पर एक जो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी FIR दर्ज करने का आर्डर करवा सकता है। इस हवाले से 1979 SCMR पेज 20 और PLD 1999 लाहौर हाई कोर्ट पेज 417 और 2012 PLR पेज है 792 इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। उसके बाद एक दोस्त की तरफ से सवाल आया सेकंड FIR का अंदराज, यानी एक ही मुकदमे की सेकंड FIR के हवाले से। तो याद रखिएगा कि सेकंड FIR जो है वो ममनूए कानून है। इस बात को सुगरा बीबी केस में आपको पता है कि इंटरप्रेट किया गया था कि दूसरी FIR ममनूए कानून है। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 95 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और सही बात इस तरह से है कि एक ही वकूए की दो FIRs मुख्तलिफ मदई और मुख्तलिफ जगहों पर एक के बाद दूसरी दर्ज की गई हो, तो आखिरी FIR जो है वो प्रोसिक्यूशन शहादत में इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहें हैं, मुख्तलिफ वकूआ जात हैं, मुख्तलिफ मदई हैं, और आखिरी जो FIR होगी वो प्रोसिक्यूशन की शहादत में इस्तेमाल हो सकती है। इस हवाले से जो सेटल लॉ है वो ऑल इंडिया रिपोर्टर 1936 पटना हाई कोर्ट पेज 11 है। ऑल इंडिया रिपोर्टर 1940 इलाहाबाद हाई कोर्ट पेज 291 है, और PLD 1959 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1002 है, जिसमें इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और इसी हवाले से क्रॉस वर्जन में भी आपको पता है कि क्रॉस वर्जन जब होता है तो फिर भी सेकंड FIR जो है वो ममनूए कानून है। इस बात के हवाले से 1994 PCRLJ पेज 295 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। अब सही बात इस तरह से है कि पहली FIR के मुल्ज़िम के मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो है बयानात में उसके ऊपर दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती है। यानी एक वकूए की एक FIR ही होगी, और अगर बाद में कोई मैटर आता है तो वो फिर पहली FIR के जो कार्रवाई है उसी के अंदर उसका अंदराज किया जाएगा। इस हवाले से PLJ 1984 CRC पेज 272 है। और याद रखिएगा कि तमाम बाद अज़ मौक़िफ़ बयान ख्वाह वो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेकआउट होता है, पहली दफ़ा जो FIR है उसकी तफ्तीश ज़िम्नियों के अंदर वो बाद में आने वाले जो भी मामलात हैं, ख्वाह वो बाद में भी उसी वकूआ से रिलेटेड कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसी मुकदमे की तफ्तीश की ज़िम्नियों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि कानून एक वकूए की मुख्तलिफ FIRs को बाहर करता है, ममनू करार देता है। इस हवाले से PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 595 जो है
यानी PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 595 सुगरा बीबी केस में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब सही बात इस तरह से आ जाती है, एक दोस्त की तरफ से सवाल किया गया है कि क्रॉस वर्जन का फिर क्या तरीकाकार होगा। अब पुलिस के जो SOPs हैं उसकी तनाजुर में अगर हम देखें तो पुलिस SOPs के मुताबिक पहली FIR की ज़िम्नियों में ही दूसरी पार्टी का जो मौक़िफ़ है, ख्वाह दूसरी पार्टी के मौक़िफ़ से ही कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो मेक आउट होता है। वो पहली FIR की तफ्तीश के दौरानिए में जो दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ है उसी की कार्रवाई में उसका अंदराज किया जाएगा। यही तरीका है क्रॉस वर्जन का, और पुलिस SOPs भी यही बात को इंटरप्रेट करते हैं, और इस हवाले से 2019 PCRLJ नोट 37 जो है इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। उसके बाद सवाल किया गया था कि ताहीर से जो FIR दर्ज होती है उसके क्या मुकदमा के ऊपर ट्रायल के अंदर क्या असरात होंगे। अब सही बात इस तरह से है कि FIR का फौरी अंदराज वकूए में झूठ की मिलावट को ख़त्म कर देता है, और अंदराज मुकदमा में ताख़ीर और इंक्वायरी, बाज़ औक़ात पुलिस कहती है हम इंक्वायरी कर रहे हैं जी, ये ऐसा मामला है जो कि उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के वकूए के अंदर शक व शुबा डाल देता है, और शक व शुबे का हर फ़ायदा आपको पता है सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, किसको मिलना है, ब्लू आई चाइल्ड ऑफ लॉ जो कि मुल्ज़म है। और बग़ैर वजाहत ताख़ीर अंदराज मुकदमा, ठीक है जी, प्रोसिक्यूशन के केस को बहुत ही कमज़ोर कर देता है, क्योंकि FIR का मकसद मशीनरी ऑफ लॉ को हरकत में लाना होता है। अगर खुदा न खास्ता देखें बाद में बात आती है कि झूठा है तो फिर उस मुद्दई के खिलाफ मुस्तगीज़ के खिलाफ कार्रवाई कर लें, लेकिन सेक्शन 154 जो है CRPC वो वाज़े कर देता है कि फौरी प्रॉम्प्ट FIR दर्ज होनी चाहिए। इस हवाले से 1975 CMR पेज 442 और उसके बाद PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 64 और 2019 CMR पेज 274 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं, उनकी नवीयत ऐसे होती है कि वो थोड़ा बहुत वजाहत के साथ उसकी जो है वो ताहीर भी जो है वो काबिल माफ़ी है। मसलन हार्ट केस में अस्पताल में जाना है, डॉक्टर वगैरह का प्रोसेस है, और फिर FIR का ताहीर के साथ दर्ज होना, मुनासिब ताहीर के साथ दर्ज होना एक काबिल कबूल ताहीर है। और इस हवाले से सेटल लॉ है 1976 CMR पेज 135 में भी। उसके बाद ज़िना बिल जबर के जो मुकदमात हैं उसमें भी हॉस्पिटल में मुलाहजे के लिए जो विक्टिम है उसको लेके जाना, उसमें वक्त लगता है, और इस तरह के जो मुकदमात हैं ज़िना के केसेस उसमें अंदराज मुकदमा की ताख़ीर जो है वो कोई महनी एक काबिल कबूल ताख़ीर ही समझी जाती है। इस हवाले से PLJ 1995 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 118 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। उसके बाद जो कत्ल केस है उसमें या इक़दाम कत्ल केस है उसमें भी ज़ख्मी की जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना जो है, उसका इलाज मुआलजे में वक्त का सरफ हो जाना, उसकी जान बचाने के लिए बाज़ औक़ात इक़दाम कत्ल के मुकदमात में ऐसा होता है कि पूरी कोशिश की जाती है कि जो मज़रूब है उसकी जान जो है वो बच जाए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो नहीं भी बचता तो फिर कत्ल का मुकदमा, और अगर वो बच गया है तो इक़दाम कत्ल का मुकदमा। दोनों सूरत हाल में जो इस तरह की ताहीर है हॉस्पिटल में, उसकी एमरजेंसी में उसको लेके जाना, उसकी जो है फ़र्स्ट एड उसको मिलना ताकि उसकी जान बच जाए, तो ऐसी जो है ताख़ीर FIR के अंदर वो काबिल कबूल है। लेकिन चूँकि वजाहत आ गई है इस हवाले से 2015 CMR पेज 423 और 2020 CMR पेज 178 जो है वो इस हवाले से हमें गाइडलाइंस दे देती है। उसके बाद एक हमारे दोस्त ने कहा कि आजकल थानों के अंदर एक मामला आ जाता है कि FIR बाद अज़ इंक्वायरी, या पुलिस कहती है कि जी इब्तदाई तफ्तीश कर रहे हैं, FIR कोई नहीं है, सिर्फ आपकी एप्लीकेशन गई है तो उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो इंक्वायरी के बाद या इब्तदाई तफ्तीश के बाद अगर FIR होती है तो उसकी लीगल वैल्यू क्या होगी। तो साहिब ऐसी FIR का कानूनी तकद्दस 0/0 है। अगर कोई ऐसी FIR है जो बाद इंक्वायरी है या बाद इब्तदाई तफ्तीश है तो उसकी सेंक्टिटी जो है वो वैसे ही
खतरे में पड़ जाती है। और मशकूक होना लाजमी अमर है ऐसी FIR का, और ट्रायल के जो गवाहान हैं वो भी मशकूक गवाहान ही तस्वर किए जाएंगे। इस हवाले से PLJ 1996 CRC पेज 314 जो है वो हमें इस हवाले से कुछ गाइडलाइंस देती है। उसके बाद सवाल आ जाता है वक़्त और मौका वक़ूआ का अदम अंदाज। बाज़ औक़ात वक़्त भी मिस हो जाता है या मौका वक़ूआ जो है वो भी मिस हो जाता है FIR से। तो फिर अगर ऐसी FIR है जिसमें वक़्त या मौका वक़ूआ का अंदाज नहीं है तो ऐसी FIR भी मशकूक मुतसव्वर होगी। इस हवाले से 1995 SCMR पेज 1135 है। मसलन वक़ूआ रात का है तो रोशनी का बताना भी लाजमी है। कैसे नज़र आया वक़ूआ ये हो रहा है, ये जुर्म हुआ था। अगर ऐसा जो है वक़ूआ रात का आपने सोर्स ऑफ लाइट नहीं बताया है तो फिर वो भी मशकूक हो जाता है मामला। इस हवाले से 2014 SCMR पेज 1197 जो है वो हमें इस बात की गाइडलाइन देती है। उसके बाद एक दोस्त बता रहे थे कि FIR का जो स्कोप है जो वो किस तरह से होना चाहिए। याद रखिएगा कि एक FIR मुख्तसर और जामे होनी चाहिए। छोटी मोटी तफसीलात जो हैं वो FIR में नहीं दर्ज की जानी चाहिए। बिल्कुल टू द पॉइंट FIR होनी चाहिए और उसमें जो बिल्कुल छोटी छोटी मन्यूट किस्म की ऐसे हुआ था कहानियाँ नहीं डालनी, यानी टू द पॉइंट रहना है। जो मामला हुआ है सिर्फ उस मामले की, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की आपने तफसील लिखनी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस किस तरह से कमिट हुआ है और उसका टाइम क्या था, वो मौके के ऊपर किस तरह से, कौन सा मौका था वारदात का, और अगर रात का है तो सोर्स ऑफ लाइट कौन सा था। यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जा रहा है उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं उसका ज़रा ख्याल रखिएगा। अलबत्ता FIR हमेशा मुख्तसर और जामे होने चाहिए। छोटी मोटी जो तफसीलात हैं उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से NLR 1983 CRC पेज 423, PLJ 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज 393 और PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 529 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है और सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे ये हमें वजाहत दे देती है। असल बात याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात FIR मुल्ज़म के ज़रिए ही काटी जाती है, यानी मुल्ज़म खुद को मुलव्वस करने वाला हिस्सा, यानी मुल्ज़म खुद से वो बता देता है कि ये इस तरह से वक़ूआ हुआ था, यानी मुल्ज़म के बयान से ही कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो मेक आउट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो इनकल्पेटरी यानी खुद को मुलव्वस करने वाला हिस्सा है ना बयान का, उसको छोड़कर बकिया FIR जो है वो काबिल कबूल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि उसमें इनकल्पेटरी जो मैटर है यानी खुद को मुलव्वस करने वाला जो बयान का हिस्सा है वो उसके अंदर इकबाल जुर्म होता है, कन्फेशन वो कर रहा होता है। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ उसके बयान के उस हिस्से को FIR में लेके आना है जो हिस्सा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को मेक आउट कर रहा है। बाद में शहादत के अंदर ऐसा हिस्सा जो मुल्ज़म का वो बयान का वो हिस्सा जो कि वो खुद को मुलव्वस कर रहा है, खुद को मुलव्वस करने वाला हिस्सा है, वो उसकी एविडेंशरी वैल्यू जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी क्योंकि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट में चला जाएगा। इस हवाले से 1975 CRLJ पेज 882 है, PLD 1956 सुप्रीम कोर्ट पेज 420 है, PLD 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज 366 है और PLD 1961 लाहौर हाई कोर्ट पेज 146 जो है इस बात को इंटरप्रेट करती है। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि मुल्ज़म के ज़रिए कटी FIR जो है उसमें एक और जो है सरकमस्टांस आ जाता है कि शरीके जुर्म के ज़रिए FIR खुद उसके खिलाफ बतौर शहादत इस्तेमाल नहीं की जा सकती है और दूसरे गवाहान के बयान को करैबोरेट या कंट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल भी नहीं हो सकती है। यानी उसमें यह है कि बाज़ औक़ात FIR जो है वो शरीके जुर्म जो है वो उसके बयानों से वाज़ेह हो जाती है। यानी FIR अभी कटी नहीं है, बंदा पकड़ा गया, उसने बता दिया है कि हम 3 लोगों ने मिलकर वहाँ पे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है जी। अब बतौर शहादत जो है
वो इस्तेमाल नहीं होगी कन्फेशन करने वाले के हवाले से, बल्कि जो दूसरे गवाहान आएंगे ना उस वकूवे के बाबत, उस एफआईआर की बाबत, उनके बयानों को या आपने कोरैबोरेट करना है या कंट्राडिक्ट करना है, उसके लिए भी उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस हवाले से PLD 1956 सुप्रीम कोर्ट पेज 47 है। और उसी हवाले से एक बात जहन में रखिएगा कि अगर हम ये देखें ना कि एक एफआईआर की एविडेंशरी वैल्यू क्या है, तो याद रखिएगा एफआईआर हमेशा या तो किसी इसके एविडेंस में या तो किसी वकूवे को कंट्राडिक्ट करने के लिए या कोरैबोरेट करने के लिए जो है ये इस्तेमाल की जाती है। और सिर्फ एफआईआर जो है वो लॉ को, लीगल मशीनरी को, कानूनी मशीनरी को हरकत में लाने के लिए प्रॉम्प्ट एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई जाती है। उसकी शहादती अहमियत इसलिए नहीं है कि मुस्तगीस का बयान अंदराज मुकदमा ना तो हल्फन होता है और ना ही इस बयान पर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हुई होती है, यानी ये या कोरैबोरेट कर रही होती है या ये कंट्राडिक्ट कर रही होती है। शहादती वैल्यू इतनी है, नो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। यानी बाज़ औक़ात इसको कहते हैं ये बड़ा मुकद्दस सिफ़ा हो गया है जी, एफआईआर कट गई अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता साहब। मामला सिर्फ इतना है कि एफआईआर जो है या कंट्राडिक्ट या कोरैबोरेट, क्योंकि प्रॉम्प्ट एफआईआर लीगल मशीनरी को इन मोशन करने के लिए होती है। और चूँकि मुस्तगीस का बयान मैंने आपको पहले भी बताया कि हल्फन नहीं होता है और ना ही इस पर कोई क्रॉस हुआ होता है, इस वजह से इसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं कहा जा सकता। इस हवाले से PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 17 और 2014 CMR पेज 74 और PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 64 जो है वो इस हवाले से इंटरप्रेट कर देता है। अब सही बात इस तरह से है, जहन में रखिएगा एविडेंशरी वैल्यू ऑफ एफआईआर के हवाले से कि एफआईआर सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट अंडर आर्टिकल 19 कानून शहादत आर्डर 1984 की हद तक होती है। यानी किस तरह से कि वो मुस्तगीस ने वकूआ का किस तरह से एक्सपीरियंस किया है, किस तरह से उसने वकूवे को एक्सपीरियंस किया है। सिर्फ मुस्तगीस की शहादत को कोरैबोरेट या कंट्राडिक्ट करने के लिए एफआईआर इस्तेमाल की जाती है। बस ये है एफआईआर की शहादती वैल्यू। इस हवाले से 2014 CMR पेज 749 और 1985 CMR पेज 838 को जरूर देखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन एक दोस्त ने राइज किया है कि अगर एक केस की कॉग्निजेंस मां सवाए कंप्लेंट के ममनू भी हो तो फिर भी एफआईआर कानूनी ममनू है या नहीं है। तो याद रखिएगा साहिब कि अगर एक केस की कॉग्निजेंस मां सवाए कंप्लेंट के ममनू भी हो तो फिर भी उसकी एफआईआर जो है वो मना नहीं है। कानून कहता है कि चूंकि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो आप समझते हैं हुआ है, बात का मैटर है कि वो साबित होगा इन्वेस्टिगेशन में कि ये सच्चा है या झूठा है, वो बात का मैटर है। अगर झूठा है तो फिर आपको पता ही है उसके ऊपर 182 की कलंदरा बनेगा और कार्रवाई होगी मुस्तगीस के खिलाफ ही। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन में सच्चा है तो फिर वो प्रोसेस आगे चल पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन है, फिर उस आगे गिरफ्तारी का मैटर है, वो सारे मामला हमने गाहे बगाहे क्रिमिनल जो हमारा प्लेलिस्ट है लॉ लेक्चर्स बाय सलीम यकूब मेरा जो चैनल है उसमें हमने अलहदा से एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें से आप ले लीजिएगा। अब इस हवाले से 2013 PSC CRL सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पेज 24 और 2006 SCMR पेज 483 को और PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 892 जो है वो एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की जो केस लॉज हैं जो कि एफआईआर की एविडेंशरी वैल्यू को वाज़ेह कर देती हैं। तो दोस्तों चंद बातें थीं एफआईआर की सेंटिटी, उसके प्रोसेस के हवाले से। मैंने कहा कि अपने सब दोस्तों के साथ इसको शेयर किया जाना चाहिए। तो दुआ में याद रखिएगा। दोबारा मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।